हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोस्ट अकाउंटिंग यूनिट 5 का पार्ट 2। आई होप आपने पार्ट 1 अच्छे से पढ़ लिया होगा और सारी जनरल एंट्री अपने दिमाग में बैठा ली होंगी। तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो देखो आज ना सबसे पहले हम करेंगे जनरल एंट्री का क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ कंपनी। हमें जनरल एंट्री बनानी है इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर भी और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स के अंदर भी। ठीक है, यहाँ 11 जनरल एंट्रीज दे रखी हैं। ये पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन होने वाला है। तो सबसे पहले नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स के अंडर जनरल एंट्रीज हम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी सबसे पहली जनरल एंट्री है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन अ कैश। हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है एज एन कैश। तो देखो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट के अंदर हमारा कोई भी रियल अकाउंट नहीं होता इन्वेंट्री को छोड़ के, स्टोर को छोड़ के। तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है। तो इसीलिए हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्या लिखेंगे, कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, और कहाँ से हुआ है, मटेरियल की बात हो रही है। तो मटेरियल मतलब स्टोर अकाउंट आएगा। तो इसकी एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी हमारी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या आ जाएगा, हमें क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है 4 लाख, तो वही हमारा यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। तो नेक्स्ट एंट्री क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारी कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का हमने कितना पेमेंट करा है, 3000 रुपये का। तो देखो कैरेज इनवर्ड भी हमारा मटेरियल लाने में ही कॉस्ट आई है ना, क्योंकि हम मटेरियल लेके आए होंगे इसीलिए हमारी कॉस्ट आई है। तो ये भी हमारा कहाँ चला जाएगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी हमारी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। अब पेमेंट हमें करनी है तो कैश से करेंगे, बट कैश तो हमारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता है इसको अकाउंटिंग में। तो यहाँ लिख देंगे कोस्ट लेजर कंट्रोल। देखो जनरल एंट्री शुरू करते हैं। हमारी पहली जनरल एंट्री है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन द कैश। अब हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है, मतलब ये स्टोर में आया होगा, है ना, और कैश तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं, कोस्ट लेजर अकाउंट यूज़ करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी, इसको चेंज कर लेती हूँ कलर को। हमारी एंट्री हो जाएगी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। अब नीचे हम क्या लिखेंगे, कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना डाल देंगे हम, यहाँ पे अमाउंट हम मेंशन कर देंगे 4 लाख। 4 लाख हमारा जो क्वेश्चन में दिया है वही अमाउंट हम मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारी कैरेज इनवर्ड। अब कैरेज इनवर्ड की कॉस्ट हमने 30,000 इनकर्ड करी है, लेकिन क्यों करी है, क्योंकि हम मटेरियल लेके आए होंगे। तो हमारी ये एंट्री भी क्या हो जाएगी, स्टोर लेजर अकाउंट से हो जाएगी। और नीचे क्योंकि कैश पे किया होगा, बट कैश तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमारा क्या हो जाएगा, कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना लिख देंगे, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे हम 3000, क्योंकि 3000 की हमारी कॉस्ट इनकर्ड हुई। हमारी नेक्स्ट एंट्री है द स्टोर इशूड, मतलब स्टोर से कोई सामान जो है वो इशू करा होगा, मतलब मटेरियल इशू करा होगा। तो देखो एक तो स्टोर से करा है तो स्टोर लेजर अकाउंट आएगा, और सामान जब इशू कर देते हैं तो वो कहाँ जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस में जाता है। तो हमारी जो एंट्री हो जाएगी वो इस तरीके से हो जाएगी, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। और कहाँ से हुआ है ये, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट दे रखा है 2,50,000 का, तो वही हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 2,50,000 का। तो हमारी एंट्री क्या हो गई, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल लेजर अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल। हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है प्रोडक्टिव वेजेस पेड। अब हमने वेजेस पेड करी है, ठीक है, तो वेज कंट्रोल अकाउंट आएगा। और जब हम वेजेस पेड करते हैं तो कैश अकाउंट से करते हैं, बट यहाँ तो कैश अकाउंट है ही नहीं, तो हमारा क्या आ जाएगा, कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पे हम एंट्री कर देते हैं वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना आ जाएगा, हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2,04,000, तो वही हम लिख देंगे यहाँ पे
4000। ठीक है गाइस, ध्यान रखना यहाँ पे हमें ये चीज़ भी लिखनी होती है, दैट इज़ लाइक पेमेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ताकि पता चल सके कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री है अनप्रोडक्टिव वेजेस पेड। तो देखो अनप्रोडक्टिव वेजेस पेड करा है तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री तो ये रहेगी, वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, बस हमारा अमाउंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, और नीचे जो हम नरेशन लिखते हैं वो हमारी चेंज हो जाएगी। यहाँ अब हमें लिखना है इनडायरेक्ट वेजेस पेड, इनडायरेक्ट वेजेस पेड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन क्या है, वर्क ओवरहेड इनकर्ड। तो देखो इसकी एंट्री क्या होगी, हाँ हम लिखेंगे वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और क्योंकि हम इसे पे कर रहे होंगे तो कैश या बैंक अकाउंट आना चाहिए था, बट यहाँ तो होता नहीं कैश एंड बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। और अमाउंट कितना दे रखा है हमें, अमाउंट दे रखा है 3,65,000, तो यही हम मेंशन कर देंगे 3,65,000। ठीक है, ये यहाँ पे ज़ीरो है। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा मटेरियल इशूड फॉर रिपेयर। तो हमने मटेरियल इशू करा है रिपेयर के लिए, तो इसकी एंट्री हो जाएगी वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि ये हमारा ओवरहेड ही है ना, ये भी तो ओवरहेड ही है, रिपेयर के लिए करा है, तो वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। अब मटेरियल कहाँ से इशू होता है, स्टोर से, तो यहाँ आ जाएगा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, यहाँ आ जाएगा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना दे रखा है 2,100, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2,100। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं अपनी। तो नेक्स्ट हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो सेलिंग एक्सपेंस पेड। अब हमने सेलिंग एक्सपेंस पे किया होगा, इसका मतलब क्या है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में जाएगा, है ना, और कैश से पे करते हैं, बट यहाँ तो कैश है नहीं, तो क्या आ जाएगा, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो चलिए एंट्री करते हैं। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब अमाउंट कितना दिया हुआ है इसका, तो अमाउंट दे रखा है 11,000, ये हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 11,000। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हमारा है ऑफिस एक्सपेंस पेड। अब ऑफिस एक्सपेंस किस में आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में, तो अब हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जाएगा, यहाँ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, और हमें अमाउंट कितना दिया है, दैट इज 4,200। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड जॉब, जो जॉब पूरी कंप्लीट हो गई है उसकी कॉस्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि वर्क इन प्रोग्रेस से जो अब अमाउंट था वो सारा का सारा फिनिश्ड गुड्स में चला जाएगा। अब ये कंप्लीट हो गया मतलब फिनिश्ड गुड्स हो गया है, तो वर्क इन प्रोग्रेस से कहाँ चला जाएगा अमाउंट, हमारा फिनिश्ड स्टॉक कंट्रोल अकाउंट में। तो हमारी एंट्री हो जाएगी फिनिश्ड गुड्स स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। अमाउंट कितना दे रखा है 12,15,000 का, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे 12,15,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हमारी क्या दिया हुआ है कि तो नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन है वर्क ओवरहेड एब्जॉर्ब। अब वर्क ओवरहेड एब्जॉर्ब कहाँ हुआ होगा, क्योंकि ये वर्क ओवरहेड है तो ये वर्क इन प्रोग्रेस के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऑब्जर्व आता तो किसके थ्रू होता, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट के होता। तो इसकी हमारी एंट्री हो जाएगी, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, और हमें अमाउंट कितना दिया है 4,10,000 का, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे 4,10,000 का। ठीक है, इसी के साथ हमारे जो सारे ट्रांजैक्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स तो हमने बना लिया, अब चलते हैं इंटीग्रेटेड अकाउंट्स पे। देखो हमारी पहली एंट्री है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन कैश। अब परचेज क्या है, रॉ मटेरियल, इसका मतलब क्या है कि स्टोर में जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, स्टोर से होगी, और क्योंकि हम कैश में पेमेंट कर सकते हैं बिकॉज ये तो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, तो टू कैश हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे एंट्री लिखते हैं कि हमारी एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पे एंट्री लिखते हैं, एंट्री होगी हमारी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने पेमेंट क्या किया होगा, कैश में किया होगा, तो कैश अकाउंट, और नीचे हम नरेशन लिख देंगे
मटीरियल परचेस। गाइस ध्यान रखना, जनरल एंट्रीज़ में मैंने आप यहाँ पे नरेशंस बहुत कम ही लिखी है, ज़्यादा नहीं लिखी, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये तो पता ही है कि नरेशन जो है वो ज़रूर लिख के आनी है। मटीरियल परचेस ऑन कैश, लेकिन आपको एग्जाम में नरेशन लिख कर आनी है। और अमाउंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे हमें 4 लाख, तो हम यहाँ पे 4 लाख मेंशन कर देंगे। ठीक है, देखो डिफरेंस क्या आया कि वहाँ पे हमारे पास क्या था कि हम कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते थे, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। बट यहाँ पे तो हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे बस यहाँ पे नीचे टू कैश अकाउंट आ गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड। अब कैरेज इनवर्ड है तो ये भी हमने पे करा होगा, और इसका जो एक्सपेंस आया होगा वो स्टोर की वजह से, मटेरियल की वजह से आया होगा। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी फिर से, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कैश अकाउंट। कितने अमाउंट से, 3000 से। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 3000, और नीचे हम नरेशन लिख देंगे कि कैरेज इनवर्ड पेड। नीचे नरेशन लिखनी है आपको, कैरेज इनवर्ड पेड। ठीक है, देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा स्टोर इशूड, मतलब हमने स्टोर से सामान इशू किया है ना, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, 2,50,000 का, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो ये एंट्री बिल्कुल सेम ही है जैसा हमने नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में किया था, बिल्कुल सेम वैसी है। क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती, तो इसीलिए हमने पढ़ा है कि अगर कोई अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं होती तो सेम इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड की सेम ही रहती है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिव वेजेस पेड। अब हमने प्रोडक्टिव वेजेस पे करी है, मतलब कैश के थ्रू पे करी होगी, है ना, तो इसकी एंट्री होगी वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट। अब कैश से पे की है तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट आ जाएगा, वेज कंट्रोल कितना पे किया है, 2,04,000, तो यहाँ पे 2,04,000 लिख देंगे, 2,04,000। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अनप्रोडक्टिव वेजेस पेड। तो यहाँ पे भी हमारी एंट्री सेम ही रहेगी, वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा, 72,000 का। ठीक है, और नीचे नरेशन में हम लिख देंगे कि ये जो है वो वर्क ओवरहेड है। यहाँ पे लिख देंगे कि इट्स यहाँ पे लिख देंगे हम इनडायरेक्ट वेजेस पेड। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनडायरेक्ट वेजेस पेड, तो यहाँ लिख देंगे हम इनडायरेक्ट वेजेस पेड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। तो हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहता है कि वर्क ओवरहेड इनकर्ड, मतलब वर्क ओवरहेड पे किया होगा, तो वर्क ओवरहेड कंट्रोल में जाएगा और किससे पे आया है, कैश से पे किया है। एंट्री हो जाएगी वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कितने अमाउंट से हो जाएगी, दैट इज 3,65,000, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, 3,65,000। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहता है कि मटेरियल इशूड फॉर रिपेयर। अब रिपेयर के लिए इशू करा है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा ओवरहेड ही होगा, है ना, और क्योंकि मटेरियल क्या है, मतलब ये वर्क ओवरहेड होगा। अब मटेरियल कहाँ से जाता है, स्टोर से जाता है, तो हमारी जो एंट्री हो जाएगी वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा, 2,100, जो क्वेश्चन में मेंशन है 2,100। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहते हैं कि सेलिंग एक्सपेंस हमने पे किया है, तो मतलब ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा, और पे करा है मतलब कैश अकाउंट से पे किया होगा। एंट्री हो जाएगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ये हमारा डेबिट होगा, और हमने किससे पे किया है, कैश से, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने का किया है, 11,000 का कॉस्ट है, तो 11,000 हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा ऑफिस एक्सपेंस पेड। ऑफिस एक्सपेंस हमारा क्या आता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आता है ना, तो अब हमारी एंट्री होगी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट
ये हमारा डेबिट हो जाएगा और पेमेंट हमने कैश में की है तो टू कैश अकाउंट आ जाएगा। और अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट दे रखा है 4200, तो यहाँ मेंशन कर देंगे 4200। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड जॉब। अब जॉब हमारी कंप्लीट हुई है, इसका मतलब क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस से अब अमाउंट कहाँ चला जाएगा, फिनिश्ड गुड्स में चला जाएगा। तो हम एंट्री करेंगे फिनिश्ड स्टॉक, कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और ये कहाँ से आया है, वर्क इन प्रोग्रेस से। तो लिख देंगे वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट कितना दे रखा है, 12,15,000, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 12,15,000। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी आती है वर्क ओवरहेड एब्जॉर्ब। अब वर्क ओवरहेड कहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ होगा, वर्क इन प्रोग्रेस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू का क्या चला जाएगा हमारा, वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि वर्क ओवरहेड इतना हमारा वर्क इन प्रोग्रेस ने एब्जॉर्ब कर लिया। अमाउंट कितना दे रखा है, 4,10,000, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे 4,10,000। ठीक है, इसी के साथ हमारी जनरल एंट्रीज होती है कंप्लीट। अब हम चलते हैं रिकंसिलेशन पे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हमें ये समझना है कि रिकंसिलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, मैंने आपको बताया कि जो कंपनी है वो कई बारी दो बुक बनाती है, एक होती है फाइनेंशियल की और एक होती है कॉस्ट की, दैट इज़ नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब जनरली जब दो बुक बन रही है तो दो प्रॉफिट भी तो आएंगे ना, दो प्रॉफिट आएंगे। तो फाइनेंसिंग का प्रॉफिट अलग होता है और कॉस्ट का प्रॉफिट अलग होता है। अब जो रिकंसिलेशन है वो ये चीज़ एक्सप्लेन करता है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है प्रॉफिट में वो क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है। तो हमें ये बात तो पता चल गई कि अगर कंपनी इंटीग्रेटेड सिस्टम यूज़ कर रही है तो उसे रिकंसिलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों ही पड़ेगी, एक ही तो प्रॉफिट आएगा ना। तो रिकंसिलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि ये स्पेसिफिक रीज़न क्या है डिफरेंस का वो पता कर सके, अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक कर सके कॉस्टिंग डेटा की, और कोऑर्डिनेशन प्रमोट कर सके। अब रीज़न क्या होता है, क्यों प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के अलग अलग हो जाते हैं। तो देखो, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शो करे जाते हैं, जैसे कि प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट, डिस्काउंट ऑन बॉन्ड एंड डिबेंचर, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, फाइन एंड पेनल्टी। कुछ होती हैं प्योरली फाइनेंशियल इनकम, जैसे कि सेल्स ऑफ कैपिटल एसेट से जो इनकम आती है, रेंट रिसीव से, डिविडेंड या इंटरेस्ट से। और कुछ होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो कि सिर्फ फाइनेंस में होता है, जैसे कि डिविडेंड पेड करना, ट्रांसफर टू रिजर्व, चैरिटेबल डोनेशन वगैरह। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में शो करे जाते हैं, जैसे नॉशनल रेंट चार्जेस फॉर प्रेमिसेस ऑन बाय द कंपनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बट नॉट एक्चुअली पेड, नॉशनल सैलरी, या फिर डेप्रिसिएशन ऑन फुल्ली डेप्रिसिएटेड एसेट स्टिल इन यूज। इसके अलावा अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड की वजह से भी ये सारे डिफरेंसेस आते हैं। इसके अलावा जो स्टॉक वैल्यूएशन मेथड होता है, मतलब इन्वेंट्री का कौन सा मेथड यूज़ करा जा रहा है, फीफो, लीफो, एवरेज, कौन सा यूज़ करा जा रहा है, इसकी वजह से भी डिफरेंस आता है। इसके अलावा अगर डेप्रीसिएशन है तो कौन से मेथड से डेप्रीसिएशन लगाया जा रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड से, डिमिनिशिंग मेथड से, कौन से मेथड से, उसकी वजह से भी डिफरेंसेस आते हैं। अब देखो, रिकंसिलेशन के ना दो मेथड होते हैं। एक होता है कि हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना दें, और दूसरा हमारा होता है कि हम अकाउंट बनाएं। ठीक है, पहले समझते हैं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो ये एक सिस्टमैटिकल तरीका होता है जिससे जो प्रॉफिट फिगर है उनका डिफरेंस को हम देखते हैं कि क्यों डिफरेंस आ रहे हैं, और एडिशन डिडक्शन करके जो प्रॉफिट है, दूसरा जो प्रॉफिट है उस पर अराइव करते हैं। अब इसका परफॉर्मा कुछ इस तरीके से दिखता है। मान लो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट से शुरू करा है, तो हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट है उस पर अराइव करेंगे। अब देखो क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं। देखो, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट से शुरू करा है तो हम ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड को ऐड करते हैं। फाइनेंशियल इनकम जो कोस्टिंग बुक में रिकॉर्ड नहीं करी है, फाइनेंशियल इनकम जो कोस्टिंग बुक में रिकॉर्ड नहीं करी है उन्हें ऐड करते हैं। आइटम जो चार्ज करा गया है कॉस्ट अकाउंटिंग में उसे ऐड करते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं किया गया होगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करते हैं। माइनस क्या क्या करते हैं, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस को माइनस कर देते हैं, अंडर वैल्यूएशन ऑफ द ओपनिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, और उसके बाद हम प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट आ जाता है। इसके अलावा है मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट। देखो, ये ना रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का अल्टरनेटिव है। यहाँ पे क्या होता है, हम टी अकाउंट बनाते हैं, डेबिट क्रेडिट करके ये टी अकाउंट हम क्रिएट करते हैं। इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दिखता है, इसका परफॉर्मा इस तरीके से। यहाँ पे जो आइटम डिडक्ट करने हैं वो लिखे जाते हैं, यहाँ पे जो आइटम ऐड करने हैं वो लिखे जाते हैं, और शुरुआत हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट से, और लास्ट में हमारे पास जो बचता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट बचता है। अब चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे।
सो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, चलिए इसे पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर अ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखो हमें फिगर्स दे रखी है और हमसे बोला है कि हमें रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। यहाँ पे हमें दिया है नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक और नेट प्रॉफिट एज पर कोस्टिंग और डिफरेंट आइटम्स दे रखे हैं। तो देखो आप ना कैसे भी शुरुआत कर सकते हो, या तो आप नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक ले सकते हो या फिर आप नेट प्रॉफिट एज पर कोस्टिंग बुक ले सकते हो, लेकिन जो भी आप ले रहे हो उसी हिसाब से फिर आपको एडजस्टमेंट करना है। देखो आपको बस एक मेन लॉजिक याद करके रखना है कि वो कौन से आइटम है जिनकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा है, वो कौन से आइटम है जिनकी वजह से प्रॉफिट घटा होगा। देखो जैसे यहाँ पे मैंने पूरा फॉर्मेट बना लिया है और मैं शुरुआत कर रही हूँ प्रॉफिट एज पर कोस्टिंग के हिसाब से, ठीक है। आप चाहो तो आप प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से भी कर सकते हो। तो पहला एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। देखो पहला एडजस्टमेंट क्या है कि फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन अ कोस्टिंग, कि जो फैक्ट्री ओवरहेड था ना वो अंडर रिकवर्ड हुआ कोस्टिंग का। इसका मतलब क्या है, अब इसे ना थोड़ा लॉजिकली समझना, ठीक है। देखो गाइस सारा ध्यान इधर उधर से हटा के ना बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को समझना, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और मिस्टेक हो जाती है, बट एक बार चीज़ें समझ आ गई तो बहुत आसान है। तो देखो इसका मतलब ये है कि मान लो जो प्रॉफिट होगा, जो ओवरहेड कॉस्ट होगी, जो एक्चुअल में ओवरहेड कॉस्ट होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट जो होती है ना वही लिखी जाती है। तो मान लो वो 5,000 रही होगी, ठीक है, लेकिन जो कॉस्टिंग के अंदर ओवरहेड चार्ज हुआ होगा वो कम का चार्ज हुआ होगा, वो कम चार्ज हुआ है, ठीक है। मैं फॉर एन एग्जांपल ले रही हूँ, इसके हिसाब से अमाउंट नहीं ले रही, फॉर एन एग्जांपल वो सिर्फ 4,000 चार्ज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये अंडर एब्जॉर्ब्ड होगा, है ना, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड होगा। अब कॉस्टिंग के अंदर हमने एक्सपेंस कम कर दी, इससे क्या होगा कि कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज़्यादा हो गया होगा और फाइनेंशियल का प्रॉफिट तो कम होगा। तो अगर हम कॉस्टिंग का प्रॉफिट फाइनेंशियल के प्रॉफिट से मैच करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, ये एक्सपेंस बढ़ानी होगी, है ना। तो ये एक्सपेंस कैसे बढ़ेगी, प्रॉफिट में से माइनस करके। तो ये वाला जो अमाउंट है 5,700, इसको हम माइनस वाले साइड पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे फैक्ट्री ओवरहेड। कितना अमाउंट दे रखा है देख लेते हैं, 5,700, ठीक है। यहाँ पे हम शुरुआत में प्रॉफिट भी मेंशन कर लेते हैं, 66,760। आई होप आपको पहला एडजस्टमेंट समझ आया होगा। अब दूसरे एडजस्टमेंट पे चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस। अब इसमें क्या हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हमने ज़्यादा चार्ज कर दिया है, मतलब एक्चुअल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हुआ होगा वो कम हुआ होगा, ठीक है। मान लो एक्चुअल में जो हुआ है वो 5,000 हुआ है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमने 6,000 चार्ज कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट जो होगा वो कम हो गया होगा, है ना, क्योंकि एक्सपेंस हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में ज़्यादा चार्ज कर दी और फाइनेंस का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब हम कॉस्टिंग से जब फाइनेंस का प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट बढ़ाना होगा। प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, ऐड करके। तो ये जो अमाउंट है 4,250 का, ये हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इसको ऐड कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो आइटम दे रखा है वो दे रखा है कि डेप्रीसिएशन जो फाइनेंशियल बुक में चार्ज हुआ है वो 3,660 चार्ज हुआ है, लेकिन जो कॉस्टिंग में डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ है वो 3,950 चार्ज हुआ है। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि फाइनेंस में डेप्रीसिएशन कम चार्ज हुआ है और कॉस्टिंग में ज़्यादा चार्ज हुआ है। अगर डेप्रीसिएशन ज़्यादा चार्ज हुआ है इसका मतलब क्या है, एक्सपेंस ज़्यादा चार्ज हुई है, एक्सपेंस बढ़ी, तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, है ना। तो मतलब कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज़्यादा है। तो अब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये जो अमाउंट है वो ऐड करना होगा, प्रॉफिट को बढ़ाना होगा। तो हम क्या करेंगे, 3,950 में से 3,660 को माइनस कर देंगे और हमारे पास जो डिफरेंस आएगा, आप माइनस करके देखो, आपके पास जो डिफरेंस आएगा ना वो आएगा 290 का। ये वाला जो एक्सपेंस है, ये जो डिफरेंस एक्सपेंस है, इसको हम ऐड कर देंगे ताकि कॉस्टिंग का प्रॉफिट भी हमारा इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ लिख देंगे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितने का है, 290 का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। तो नेक्स्ट क्या है,
कि इंटरेस्ट रिसीव बट नॉट इंक्लूड इन कोस्टिंग। देखो ये इंटरेस्ट रिसीव हुआ है बट ये कोस्टिंग में इंक्लूड नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली चीज़ में इंक्लूड हुआ होगा। अब इससे क्या होगा कि जो फाइनेंस का प्रॉफिट है वो बढ़ गया होगा, लेकिन कोस्टिंग में इंक्लूड नहीं किया तो कोस्टिंग का प्रॉफिट तो नहीं बढ़ा है। तो अब जब हम कोस्टिंग से फाइनेंस पे जा रहे हैं तो हम इस चीज़ को भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटरेस्ट रिसीव। कितने का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है हमें? 450। ठीक, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन अ फाइनेंशियल बुक। मतलब इनकम टैक्स चार्ज किया गया है फाइनेंशियल बुक में। तो मतलब इनकम टैक्स कैसे चार्ज होता है? जो आपका प्रॉफिट आता है उसके बाद में से आप टैक्स माइनस करते हो। आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बनाई है कितनी बारी कि आपका जो भी प्रॉफिट आता है फिर उस पर आप जो है टैक्स माइनस करते हो। तो उसका मतलब क्या है? फाइनेंस का प्रॉफिट कम रहा होगा, है ना, क्योंकि उसमें तो टैक्स चार्ज हुआ है बट कोस्टिंग में टैक्स चार्ज नहीं हुआ। तो कोस्टिंग का प्रॉफिट हमारा यहाँ पे ज़्यादा रहा होगा। तो हमें क्या करना है? अब कोस्टिंग का प्रॉफिट में से टैक्स को माइनस करेंगे ताकि हम फाइनेंस के प्रॉफिट पे पहुँच जाए। तो ये 600 हम माइनस करेंगे, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे। इनकम टैक्स 600। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे क्या लिखा है कि बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट इन अ फाइनेंशियल बुक। ये बैंक इंटरेस्ट है और ये फाइनेंशियल बुक में क्रेडिट हुआ है। इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियल बुक में ऐड के प्रॉफिट में ऐड हुआ होगा बट कोस्टिंग में तो नहीं हुआ। तो कोस्टिंग का प्रॉफिट तो कम रहा होगा बट फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट बढ़ गया। तो अब हम इसको भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। बैंक इंटरेस्ट लिख के, बैंक इंटरेस्ट 230। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट इन अ फाइनेंशियल बुक। ये स्टोर एडजस्टमेंट था, ये क्रेडिट हुआ है फाइनेंशियल बुक में। मतलब ये कोस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट में नहीं ऐड हुआ, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल बुक में क्रेडिट हुआ है। तो अब हम इसको भी ऐड कर देंगे कोस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट में, ताकि हम कहाँ पे जा सके? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट पे जा सके। तो यहाँ लिख देंगे स्टोर एडजस्टमेंट। ठीक है, कितने का दे रखा है? 420। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। नेक्स्ट दे रखा है डेप्रीसिएशन ऑफ स्टॉक चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो ये डेप्रीसिएशन जो है स्टॉक में सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चार्ज हुआ है। इसका मतलब ये कोस्ट अकाउंटिंग में चार्ज नहीं हुआ होगा। तो मतलब कोस्ट अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट होगा वो बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि उसमें ये जो एक्सपेंस है वो चार्ज नहीं हुई है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चार्ज हुई है। अब हम कोस्ट अकाउंटिंग से फाइनेंशियल अकाउंटिंग जा रहे हैं तो हमें उसका प्रॉफिट कम करना पड़ेगा ना, तभी तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे आएंगे। तो ये वाली चीज़ जो है हम वहाँ से माइनस कर देंगे। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं डेप्रीसिएशन ऑन स्टॉक। कितना दे रखा है डेप्रीसिएशन ऑन स्टॉक? 860। एक बार चेक कर लेते हैं, इतना ही दे रखा है ना? हाँ, 860। नेक्स्ट है डिविडेंड एप्रोप्रिएटेड इन अ फाइनेंशियल अकाउंट्स। अब देखो ये डिविडेंड दिया गया है फाइनेंशियल अकाउंट में। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड एक एक्सपेंस ही तो होती है ना। अगर आपने प्रॉफिट को एज अ डिविडेंड पे कर दिया तो आपके प्रॉफिट में से ये माइनस होता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम हुआ होगा, बट कोस्ट में तो हमने ये चार्ज ही नहीं किया क्योंकि ये तो प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे? कोस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट से इसको माइनस कर देंगे ताकि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट पे आ सके। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिविडेंड पेड। कितने का डिविडेंड पे किया है? 1200 का। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। लॉस ड्यू टू थेफ्ट एंड प्रिविलेज प्रोवाइडेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट। ये जो लॉस था ये भी सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में दिखाया गया, मतलब कोस्ट अकाउंट में नहीं दिखाया गया। तो फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट कम है बट कोस्ट का प्रॉफिट तो कम नहीं हुआ होगा, है ना। तो अब हम इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं लॉस ड्यू टू थेफ्ट। ठीक है, कितना अमाउंट दे रखा है? 260। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम दोनों सब्ट्रैक्ट साइड का और जो भी चीज़ें हमें ऐड करनी है उनका कर लेंगे टोटल। ठीक है, तो जब आप इस पूरे को ऐड करोगे तो आपके पास अमाउंट आएगा 8620। जब आप ये ऊपर वाली चीज़ें जो ऐड करनी है उनका टोटल करोगे तो आपके पास अमाउंट आएगा 5640। ठीक है, ये अमाउंट हमें ऐड करना है प्रॉफिट में और ये अमाउंट हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितना है? हमारा प्रॉफिट है 66,760। अब इसके अंदर जब आप 5,640 ऐड करोगे और 8,620 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास जो अल्टीमेट आंसर आएगा वो आएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। जो हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में? तो वो हमें दे रखा है 63,780। ठीक है,
तो ये आपका बन गया रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब मैंने आपको स्टेटमेंट के थ्रू तो करा दिया कि स्टेटमेंट के थ्रू कैसे होता है, लेकिन अभी हमने जो दूसरा फॉर्मेट सीखा था दैट इज़ मेमोरेंडम रिकन्सिलेशन अकाउंट। अब हम उसके थ्रू क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने एक दूसरा क्वेश्चन ले लिया है जिसमें हमें मेमोरेंडम रिकन्सिलेशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। द प्रॉफिट एज पर कोस्ट अकाउंट इज़ 1,50,000। द फॉलोइंग डिटेल आर गिवन। कंपैरिजन ऑफ द कोस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट करके हमें सारी डिटेल दे रखी है। तो देखो क्या क्या दे रखा है कि ओपनिंग स्टॉक दे रखा है मटेरियल का, फिनिश्ड गुड्स का, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, फिर इंटरेस्ट चार्ज बट नॉट पेड, सारे आइटम्स दे रखे हैं। तो देखो हमें कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा मेमोरेंडम कंसिलेशन अकाउंट बना लेना है, ठीक है। ये उसका फॉर्मेट होने वाला है, मतलब जो नॉर्मल अकाउंट का फॉर्मेट होता है ना वही फॉर्मेट है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो इसमें सिर्फ एक ही प्रॉफिट हमें दे रखा है, प्रॉफिट एज पर कोस्ट अकाउंट, तो हम उसी से शुरुआत करेंगे। यहाँ लिख लेंगे प्रॉफिट पर कोस्टिंग, कि कोस्टिंग के हिसाब से हमारा क्या प्रॉफिट है। तो हमें प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000, ठीक है। अब एक एक करके आइटम्स को पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इनका ट्रीटमेंट होना है। देखो कोस्ट अकाउंट में जो मटेरियल है वो 10,000 का है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 15,000 का है। अब आपको इसको इस तरीके से याद रखना है कि मान लो जब आप ये निकालते हो COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब मान लो आपका ओपनिंग स्टॉक जो है वो कम हो जाए। अगर ओपनिंग स्टॉक कम हो जाएगा तो आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कम होगा ना, इतना तो समझ आ रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, एक्सपेंस। तो इससे क्या होगा, जो हमारी एक्सपेंस है वो कम हो जाएगी। एक्सपेंस कम हो जाएगी तो प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोस्ट अकाउंट्स में जो मटेरियल का अमाउंट है, ओपनिंग स्टॉक है, वो कम है। तो इसका मतलब क्या है कि कोस्ट अकाउंट के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हुई होगी, एक्सपेंस कम हुई तो उसका प्रॉफिट हमारा बढ़ा हुआ होगा। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में तो प्रॉफिट घटा हुआ होगा। अब हम कोस्ट से जब हम फाइनेंशियल अकाउंट पे जा रहे हैं तो हमें प्रॉफिट कम करना पड़ेगा कोस्ट का, है ना, तभी तो जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट पे जा पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इनका जो डिफरेंस है 5,000 का वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब अकाउंट में क्या होता है कि जो भी चीज़ हमें सब्ट्रैक्ट करनी होती है वो हम डेबिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ओपनिंग, यहाँ मेंशन कर देंगे ओपनिंग स्टॉक मटेरियल, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5,000, क्योंकि हमारा कम हो रखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं नेक्स्ट आइटम क्या है। फिनिश्ड गुड्स दे रखे हैं 18,000 के यहाँ है और यहाँ पे क्या है 16,000 के। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये ओवर वैल्यूड हो रखा है, कोस्ट अकाउंट में ओवर वैल्यूड हो रखा है। अब इसको आप फिर से इसी वाले फॉर्मूले से समझ सकते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा आएगी तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कम आएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई ना तो आपको ना बिल्कुल कुछ भी मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से समझ सकते हो। तो अब इससे क्या होगा कि इससे हमें ये समझ आ रहा है कि जो कॉस्ट अकाउंट है उसका प्रॉफिट कम हो गया है लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। अब हम जब कॉस्ट से फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट पे जा रहे हैं तो हमें उसका प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, तो हमें ये 2,000 ऐड करने पड़ेंगे। तो अकाउंट के इस साइड पे, क्रेडिट साइड पे हम यहाँ लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक और यहाँ मेंशन कर देंगे फिनिश्ड गुड्स का है, हाँ फिनिश्ड गुड्स, यहाँ पे लिख देंगे फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। कितना है हमारा, 2,000 से है तो 2,000 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आइटम पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक आप यहाँ पे देखो तो मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंशियल अकाउंट में तो ज़्यादा है बट कॉस्ट अकाउंट में कम है। अब फिर से इस वाली इक्वेशन को देखो, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका बढ़ा हुआ है तो इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी कम आएगी, है ना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो माइनस करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी कम आएगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ आएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट बढ़ा हुआ है ना, फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, कोस्ट के अंदर कम है। अब जब हम कोस्ट से फाइनेंशियल पे जा रहे हैं तो इसका प्रॉफिट हमें बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ये 1,000 का जो डिफरेंस है ये हमें ऐड करना पड़ेगा। और अगर कोई भी आइटम हम ऐड करते हैं तो हम इस साइड पे लिखते हैं ना, क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम इसे मेंशन करेंगे एज ओपनिंग स्टॉक
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। कितने का डिफरेंस है? 2000 का डिफरेंस है। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो इसको भी हम इस इक्वेशन से समझ सकते हैं। यहाँ पे मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट में कम है बट फाइनेंस में ज़्यादा है। अब देखो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। अब क्लोजिंग स्टॉक अगर ज़्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा कम होगा, कम होगा तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा है और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कम है। तो अब हम इस प्रॉफिट को क्या करेंगे? बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 1000 का डिफरेंस है ना, इसे हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, 1000 का डिफरेंस हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है फिनिश्ड गुड्स का। अब देखो यहाँ क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में तो ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग का कम आया होगा और उसका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कम है। तो अब हमें कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट भी घटाना पड़ेगा ताकि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट पे पहुँच सके। तो इसे हम इस दूसरी साइड पर लिखेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पे मेंशन कर देंगे फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, कितने का डिफरेंस है? तो 3000 का डिफरेंस है, हम इसे यहाँ पे मेंशन कर दिए। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है? इंटरेस्ट चार्ज बट नॉट पेड। अब ये इंटरेस्ट चार्ज बट नॉट पेड का मतलब ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में इसको चार्ज किया होगा लेकिन इसको पे नहीं करा है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसको रिकॉर्ड नहीं करा है। तो अब ये वाली चीज़ से क्या पता चल रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट घटा हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये इंटरेस्ट सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में चार्ज हुआ है। तो इसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ताकि हम जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट पे जा सके। तो यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट चार्ज। कितने का अमाउंट दे रखा है हमें? ये अमाउंट हमें कितने का दे रखा है एक बार देख लेते हैं। सो अमाउंट दे रखा है 10,000 का, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 10,000। ठीक है, ये ज़ीरो है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है राइट ऑफ प्रिमिलरी एक्सपेंस। ये जो प्रिमिलरी एक्सपेंस एंड गुडविल है, आपको पता ही होगा कि ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चार्ज होती है, कॉस्ट में नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि ये इस साइड पे नहीं होगी, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो ये एक्सपेंस चार्ज हो गई है। तो अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिमिलरी एक्सपेंस, प्रिमिलरी एक्सपेंस, प्रिमिलरी एक्सपेंस। कितने की दे रखी है हमें एक्सपेंस? 500 की दे रखी है, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे 500। इसके अलावा हमें गुडविल दे रखा है, तो गुडविल भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे गुडविल। और गुडविल का अमाउंट जो हमें दे रखा है दैट इज 1500। 1500। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है कि डिविडेंड ऑन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया रिसीव। अब ये डिविडेंड रिसीव हुआ होगा तो ये सिर्फ फाइनेंस में लिखा गया होगा, कॉस्ट में नहीं लिखा गया। तो अब हम यहाँ पे डिविडेंड को इंक्रीज कर देंगे, डिविडेंड। ठीक है, कितना दे रखा है हमारा? डिविडेंड दे रखा है 1000 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 1000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एक्सपेंस चार्ज टू फाइनेंशियल अकाउंट बट 7500 रिकवर्ड इन अ कॉस्ट अकाउंट। मतलब देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो फाइनेंशियल अकाउंट में चार्ज हुई है वो 80,000 की है, फाइनेंशियल लेकिन कॉस्ट अकाउंट में 75,500 की है। मतलब ये 500 का जो डिफरेंस है, इससे मतलब ये है कि जो कॉस्ट का प्रॉफिट होगा वो 500 से ज़्यादा होगा, फाइनेंस का प्रॉफिट 500 से कम होगा। कॉस्ट से फाइनेंस पे जा रहा है तो कॉस्ट का प्रॉफिट भी हमें कम करना होगा। तो ये वाली चीज़ हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ लिख देंगे ओवरहेड, ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, अंडर रिकवर्ड, ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। कितने से? 500 से। ठीक है, 500 से। अब इतना होने के बाद हम यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे कि जैसे अकाउंट को बैलेंस करते हैं, ये साइड भी टोटल करेंगे, ये साइड भी टोटल करेंगे, तो ऑफकोर्स ये वाली साइड का टोटल ज़्यादा आएगा। तो जब आप इसको टोटल करोगे तो आपके पास यहाँ अमाउंट आएगा 1,64,000, 1,64,000। यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे। अब जब आप इसे बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आपके पास बैलेंस आएगा दैट इज प्रॉफिट, और ये आएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल
अकाउंट। कितने का प्रॉफिट आएगा जब आप इसमें से ये वाली जो साइड है उसका सारा अमाउंट माइनस करोगे तो आपके पास जो प्रॉफिट बचेगा दैट इज़ 1,49,500 और ये प्रॉफिट आपका क्या है एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। तो देखो इस तरीके से आपको अकाउंट वाला क्वेश्चन करना है अगर मेमोरेंडम रिकन्सिलिएशन अकाउंट बनाने को आ गया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। सो इसी के साथ आपका यूनिट 5th ऑफ द कोस्ट अकाउंटिंग होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस ये जो नोट्स अगर आपको चाहिए जिनसे मैं आपको पढ़ा रही थी तो आप इन्हें परचेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म और गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइस नोट्स के अंदर मैंने ये जो क्वेश्चन कराए हैं ये क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन हैं वो मैंने रखे हैं। ठीक है, तो आप जब नोट्स परचेस करोगे तो आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। थैंक यू।